नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 डी व ए ब्लॉक के अंदर संक्रमण धातुओं की परमाणुिक एवं आयनिक आकार में परिवर्तन और उनके आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले अपनी इस चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी है, तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संक्रमण धातुओं में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके आकार में कैसा परिवर्तन होता है और कौन कौन से प्रभाव उन पर इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि संक्रमण धातुओं के परमाणुिक या आयनिक आकार में परिवर्तन। क्या लिखा है कि संक्रमण धातुओं के परमाणुिक या आयनिक आकार में परिवर्तन। इंग्लिश में लिखना तो चेंज ऑफ एटॉमिक या आयनिक साइज ऑफ संक्रमण ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं आकार की, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर बात होनी चाहिए कि आप आवर्त सारणी को इस प्रकार देखो, ये आपका होता है डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। तो आप सभी जानते हो कि बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है, अर्थात डी ब्लॉक अर्थात संक्रमण तत्वों का आकार एस ब्लॉक तत्वों से तो कम होगा और पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है। सिंपल सी बात क्लियर होनी चाहिए कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व बीच में आएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी। तो इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका और कम। तो संक्रमण तत्वों का आकार एस ब्लॉक तत्वों से कम व डी ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है। इसके बाद 2 चीज़ें आपको एक चीज़ और समझनी है। एक तो होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर परिरक्षण या शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यदि प्रभावी नाभ के आवेश के मान में वृद्धि होगी तो वो भारी कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात आकार में क्या होगी, कमी होगी। तो प्रभावी नाभ के आवेश के अगर मान में वृद्धि होगी तो आकार में क्या होगी, कमी आएगी। लेकिन यदि परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती है तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें अंदर आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रभावी नाभ के आवेश के मान में वृद्धि होने पर आकार में कमी आएगी और परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होने पर आकार में वृद्धि होती है। अब क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व होते हैं उन पर ये दोनों प्रभाव कार्य करते हैं। तो कुछ कंडीशन में आकार में वृद्धि होगी और कुछ कंडीशन में आकार में कमी होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, इसके लिए लिंक में लिखना स्टार्ट करते हैं कि देखो यहाँ से संक्रमण तत्वों की परमाणुिक त्रिज्या, संक्रमण तत्वों की परमाणुिक त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्वों से कम तथा संक्रमण ब्लॉक के तत्वों की परमाणुिक त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्वों से कम तथा पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है। इसका मतलब सीधी सी बात क्लियर है कि एस ब्लॉक तत्वों से इनका आकार कम होगा और पी ब्लॉक के तत्वों से इनका आकार अधिक होगा। अब यहाँ से एक बात और क्लियर कर लेना, किसी भी परमाणु, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, परमाणुिक या आयनिक त्रिज्या, क्या लिखा, परमाणुिक या जो आयनिक त्रिज्या होती है वो किसके परिरक्षण प्रभाव
जिसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु की जो आयनिक, यहाँ लिख लेते हैं, परमाणविक या आयनिक त्रिज्या, क्या लिखा है, परमाणविक या आयनिक त्रिज्या किसके समानुपाती, परिरक्षण प्रभाव के, परिरक्षण प्रभाव जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा के समानुपाती होता है। अर्थात परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो इनके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या लिखा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम जेड इफेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमाणु की आयनिक त्रिज्या परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती होती है। अर्थात परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो आकार में वृद्धि होगी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इसके मान में वृद्धि होगी तो आकार में कमी आएगी। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ समझाता हूँ, थोड़े से आप समझने की कोशिश करना कि आवृत्तियों स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब आवर्त सारणी में आप जब 21 से मतलब बाएं से दाएं जाओगे तो एक एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय की आवेश के मान में वृद्धि होती है। कि संक्रमण श्रेणी में संक्रिया आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभ एक एक परमाणु क्रमांक या एक एक नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि जब इन संक्रमण तत्वों को आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा था तो आपने लिखा था 3D और 4s, ठीक है। डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है तो जो नाभिक होगा वो 4s के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। अर्थात उस कंडीशन में आकार में क्या होनी चाहिए, कमी बाएं से दाएं जाने पर। लेकिन जैसे जैसे इनमें परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है वैसे वैसे डी के अंदर, आंतरिक हो गया, डी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। अब डी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो आप इस चीज़ को इस प्रकार से समझो कि ये नाभिक हुआ, ये आपका 3D और ये आपका 4s। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके 2। अब धीरे धीरे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये अंदर वाले जो डी इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले 4s के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हो, परिरक्षण प्रभाव, जिससे आकार में क्या होगी, वृद्धि। तो एक तरफ तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि हो रही है जिससे वो आकार को क्या कर रहा है, कम करता है। दूसरी ओर जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करने के कारण ये 4s के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती है। इस कारण से संक्रमण तत्वों में जो नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है उसे परिरक्षण प्रभाव संतुलित कर देता है। अब एक चीज़ बता दूं, जब आप संक्रमण तत्वों का ढंग से अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ स्केडियम से लेकर मैग्नीज तक जाओगे तो परमाणु आकार में कमी आती है। स्केडियम से लेकर मैग्नीज तक जाओगे तो परमाणु आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। फिर मैग्नीज से निकेल तक जाओगे तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या वो लगभग समान होगी, लगभग क्या होगी, समान होगी। और जैसे ही आपने कॉपर से कहाँ गए, जिंक की तरफ गए, फिर आकार में क्या होगी, वृद्धि। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्केडियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो आकार में क्या होगी, कमी। अब कमी क्यों होती है वो समझ लो, लिखना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ 2 प्रभाव कर रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, आकार को कम करता है, ये आकार को बढ़ाता है। तो स्केडियम से मैग्नीज तक जो आपका जेड इफेक्ट है उसका मान सिग्मा से ज़्यादा होता है, मतलब ये प्रभावी है, अर्थात ये आकार को कम कर देगा। लेकिन मैग्नीज से जब हम निकल की तरफ जाते हैं, मैग्नीज से निकल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपका जेड इफेक्ट है वो लगभग सिग्मा के बराबर होता है। अर्थात जितना ये आकार में कमी लाएगा उतना आकार में ये वृद्धि कर देगा। इस कारण से मैग्नीज से लेकर निकेल तक परमाणु आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन लास्ट वाले तत्वों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसके कारण जेड इफेक्ट की तुलना में सिग्मा का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और सिग्मा का मान ज़्यादा होगा तो आकार में वृद्धि। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात कि स्केडियम से मैग्नीज, ढंग से लिखवा दूंगा, एक बार समझा रहा हूँ। ये
स्केडियम से लेकर मैग्नीज तक जाएंगे तो आकार में कमी आएगी, क्योंकि जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, सिग्मा कम होगा। मैग्नीज से निकल तक जाएंगे तब दोनों का मान बराबर होता है, इस कारण से आकार क्या होता है, बराबर, लगभग बराबर रहता है। और कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे तो फिर आकार में वापस से क्या होगी, वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ सिग्मा का मान, परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में होगी। लेकिन ये बस केवल बात लागू होती है आपकी परमाणु त्रिज्या में। आयनिक त्रिज्या में चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि आयनिक त्रिज्या में क्या होता है, आप सभी जानते हो कि जो संक्रमण धातुएं होती है वो मुख्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व होते हैं वो मुख्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। और +2 का मतलब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ कौन सा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव लागू नहीं होगा। और परिरक्षण प्रभाव लागू नहीं होगा तो वहाँ केवल कौन सा होगा, प्रभावी नाप की आवेश, जिससे आकार में लगातार कमी आएगी। तो इनकी अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें, किसकी, ये तो परमाणु को गया, अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है। तो इतनी सी बातें मैं इसको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एच आप ऐसे कैसे लिख लोगे। देखो यहाँ लिखेंगे कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर एक एक नाभिकीय आवेश, एक एक नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर एक एक नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। इस कारण बाह्यतम कोष कौन होता है, NS होगा। इस कारण बाह्यतम कोष या बाह्य कोष, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर बाह्यतम कोष सबसे बाहर क्या होगा, आपका N होगा। इस कारण बाह्यतम कोष NS के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिसके कारण आकार में कमी होनी चाहिए। कमी होती नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, कमी होनी चाहिए। क्योंकि जब नाभ की आवेश में वृद्धि होगी तो वो भारी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस कारण से क्या होनी चाहिए, उनके आकार में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करने के कारण ये NS कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, NS कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रभाव डालते हैं। जिसके कारण यह परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है, प्रभावी नाभ के आवेश को संतुलित कर देता है। अब देखो इतनी बात है, अगर ये नहीं समझ रहे तो ये कोई नहीं पूछने वाला। अब जो चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ वो माइंड में आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कि यहाँ हम लिख लेते, पहले थोड़ा सा नीचे ले लेते, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज। पहली बात क्लियर है कि स्केडियम से मैग्नीज तक जाने पर परमाणु आकार क्या होगा, घटता है।
स्केडियम से मैग्नीज तक जाने पर परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जेड इफेक्ट की तुलना में किसका मान अधिक होता है, सिग्मा का मान अधिक होता है। अब देखो मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद क्या आएगा आपका, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो जब आप मैग्नीज से कहाँ तक जाओगे, मैग्नीज से फिर कहाँ जाएंगे हम, निकल तक। मैग्नीज से निकल तक जाएंगे, मैग्नीज से निकल तक जाएंगे तो वहाँ आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है, क्योंकि यहाँ जो जेड इफेक्ट है उसका मान लगभग किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। अब हम बात करें आगे कॉपर और जिंक। कॉपर से जब जिंक की तरफ जाएंगे तो आकार में क्या होती है, यहाँ पर आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्ट की तुलना में सिग्मा का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बातें जो मैंने आपको लिखी है। और ये बात यहाँ से क्लियर रही है कि परिरक्षण प्रभाव को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिग्मा से, और प्रभावी नाप के आवेश को जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये तो हुई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब हम बात करेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई। लास्ट में बता दूँगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। देखो ये तो था आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तब क्या होता है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि जब आप वर्ग में बात करोगे तो यहाँ से समझना कि क्या स्टार्ट होता है आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर यहाँ से आपका क्या आता है, जिंक, इट्रियम, जर्कोनियम, और यहाँ क्या आएगा आपका, कैडमियम, यहाँ क्या आएगा, लैंथेनम, हैफनियम, मरकरी। क्लियर है बात। इस श्रेणी को आप क्या बोलते हो, 3D, इसे क्या बोलते हो, 4D, और इसको क्या बोलते हो, 5D। समझ गए। अब सुनना, वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो कोस के मान में वृद्धि होगी। ये तीसरा कोस है, चौथा, पांचवा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोस के मान में वृद्धि होगी, अतः परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। अगर आपसे पूछा कि 3D और 4D में किसका आकार बड़ा होता है, तो सीधी बात है 4D का होगा। 4D और 5D में, सॉरी 4D और 5D में किसका बड़ा होगा, 5D का। लेकिन थोड़ा सा ये चेंजिंग है, क्या होता है कि 3D और 4D में किसका आकार बड़ा होगा, किसका होगा, 4D का। अब 4D और 5D में करें, यहाँ कोस में वृद्धि होती है, लेकिन आपने देखा कि लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57, हैफनियम का होता है 72। क्या होता है, 72। तो यहाँ बीच के अंदर कितने तत्व मिक्स होते हैं, कितने तत्व नहीं है, 14 तत्व, जिनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। उन्हीं से बनता है एक लैंथेनोइड संकुचन। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आगे आएगा अपने जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो यहाँ लैंथेनाइड संकुचन होने के कारण 4D और 5D का जो आकार है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लगभग क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 3D और 4D में किसका आकार बड़ा होगा, 4D का। लेकिन 4D और 5D का आकार लगभग बराबर होता है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, लैंथेनाइड संकुचन। एक चीज़ और, ये जो लैंथेनाइड संकुचन है वो यहाँ से लागू हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आगे वाले तत्वों पर लागू होगा। लेकिन इनमें तो ये क्रम रहेगा। अगर इनकी बात करें तो सबसे बड़ा आकार लैंथेनम का, उससे कम इट्रियम का, उससे कम स्कैंडियम का। लेकिन अगर यहाँ समझे, क्योंकि ये यहाँ लैंथेनाइड संकुचन, जर्कोनियम हैफनियम का आकार लगभग बराबर होगा। टाइटेनियम और जर्कोनियम किसका बड़ा होगा, जर्कोनियम का। और सेम बात ये आगे तक लागू होगी। समझना क्या, वो मैं लिख दूँ यहाँ पे, समझने लायक जो अपने बात है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुक त्रिज्या के मान में वृद्धि
होती है क्योंकि कोषों की संख्या में, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको याद करना था कि 3D के बाद क्या आएगा, 4D। इस कारण से किसका आकार बड़ा होगा, 3D या 4D के आकार की बात करें तो किसका आकार बड़ा होगा, 4D का। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि 3D संक्रमण श्रेणी से अगर आप 4D संक्रमण श्रेणी में जाओगे तो किसका आकार बड़ा होगा, 4D श्रेणी का। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ बात समझनी है, लेकिन 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है क्योंकि इनके मध्य लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। लेकिन 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है क्योंकि यहाँ लेंथेनॉइड संकुचन पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप 4D और 5D की बात करोगे तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार लगभग क्या हो गया, बराबर। इनका आकार लगभग क्या हो गया, बराबर। ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ कहता हूँ, ये जो लेंथेनाइड संकुचन है, देखो ये आपका होगा वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4। तो लेंथेनाइड संकुचन है वो वर्ग नंबर 4 से लागू होता है। तो 3 के कभी भी आ जाए कि वर्ग 3 के तत्वों का क्रम बढ़ते हुए आकार में, तो ये क्रम रहेगा, यहाँ लक्ष्य हम बात करते हैं वर्ग 3 के लिए। तो याद करना कि सबसे बड़ा का सबसे छोटा स्केडियम का होगा, उससे कम एट्रियम का और उससे कम लेंथेनम का। तो ये आकार का निशान आप समझते हो। लेकिन अगर यही बात मैं वर्ग 14 में करूं तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वर्ग नंबर 4 वर्ग 4 के लिए तो तीसरे वर्ग से चौथे वर्ग में आओगे, तीसरे वर्ग से इस आवर्त से 3D से 4D में आओगे तो आकार में वृद्धि होगी। लेकिन 4D से 5D में आओगे तो आकार आपका लगभग क्या होगा, बराबर। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आगे के लिए लागू हो जाती है। इसके बाद देखो एक चीज़ और समझ दो कि समान ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक त्रिज्या प्रभावी नाप की आवेश, जो समान ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश के मान में वृद्धि होती है। समझा रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन कि समान ऑक्सीकरण अवस्था में, क्या लिखा है, समान ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक त्रिज्या, समान ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय, क्या लिख रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। जैसे एग्जांपल समझाऊं कि जैसे टाइटेनियम लेते हैं, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, कॉपर +2, जिंक +2। आप सोचोगे सर ने स्केडियम क्यों नहीं लिखा, बेटा स्केडियम +2 दर्शाता नहीं, +3 दर्शाता है। अभी हम आगे बात करेंगे। अब देखो टाइटेनियम ये सब आयनिक त्रिज्या हो गई। अब देखो सब पे +2 है तो 4s के इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव लागू नहीं होगा। तो केवल क्या लागू होगा, प्रभावी नाप क्या जो आकार में क्या करेगा, कमी। तो इनके आकार का क्रम क्या रहेगा, ये रहेगा। इस कंडीशन में याद रखना बिल्कुल।
सही निशान लगाया, गलत लगाया? बड़ा थोड़ा सा दिमाग पे फोकस है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। और ये मैंने क्या लगाया, उल्टा निशान। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल अपना माइंड को एक्टिव रखें, ऐसा न कि जो सर पढ़ाई उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। थोड़ा सा अपना IQ जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अब एक चीज़ बता दूँ, अगर आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न भिन्न हो तो ध्यान में, जितना ज़्यादा धनावेश होगा उसका आकार उतना कम होगा, जितना ज़्यादा धनावेश होगा उसका आकार उतना कम होगा। तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो समझने के हिसाब से कि आयनिक त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती, आयनिक त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखा है? आयनिक त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती ऑक्सीकरण संख्या। जैसे आपको एग्जांपल ये दे दिया कि Fe2+ और Fe3+ में किसका आकार बढ़ा, देखो इसका ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण कितना होगा, +3, इसका कितना होगा, +2। तो ऑक्सीकरण अंक का मान बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या के मान में क्या व्युत्क्रमानुपाती संबंध, तो आकार में क्या होगी, कमी। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसका आकार बड़ा होगा, Fe2 का, किसका आकार छोटा होगा, Fe3 का। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए किसका आकार बड़ा और किसका आकार छोटा। तो ये जो चीज़ें थी वो मैंने डीपली आपको समझा दी है। कैसे भी क्वेश्चन पुटअप करें तो आप उसका आंसर यहाँ से लिखकर आ सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो परमाणु की आयनिक त्रिज्या पर जस्ट आधारित होता है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, जहाँ परमाणु आकार में वृद्धि होती है वहाँ आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। तो परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, जिसको हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उम्मीद है समझ में आ गया। और थोड़ी बहुत किंतु परंतु होगी तो जब हम आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी पढ़ेंगे तो वहाँ से ये बातें क्लियर हो जाएगी आपके। अब देखो हम बात करें कि जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है IP के द्वारा। किसके द्वारा? IP। तो आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट हम किसके द्वारा करें, IP। अब सीधी सी बात याद करनी है कि परमाणु आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी आपने अगर याद हो तो आपने लिखा था संक्रमण तत्वों का आकार S ब्लॉक से कम और P ब्लॉक से अधिक होता है। S से कम और P से अधिक। यहाँ उल्टा हो जाएगा कि आयनन संक्रमण तत्वों का आयनन विभव S ब्लॉक तत्वों से तो अधिक और P ब्लॉक तत्वों से कम हो जाएगा। एक चीज़ और समझना कि सबसे पहले कि आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। अर्थात जिन तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है उनके लिए आयनन विभव का मान उच्च होता है। तो इसके लिए यहाँ से हम लिखते हैं कि संक्रमण तत्वों के आयनन विभव का मान, संक्रमण तत्वों के लिए संक्रमण तत्वों के आयनन विभव का मान S ब्लॉक के तत्वों से अधिक, S ब्लॉक के तत्वों से अधिक तथा P ब्लॉक के तत्वों से कम होता है क्योंकि संक्रमण तत्व S ब्लॉक तत्वों से
कम विद्युत धनी और पी ब्लॉक तत्वों से अधिक विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बात, आयनन विभव मुख्यतः क्रियाशीलता पर आधारित है। तो यहाँ से एक बात याद कर लेना कि जिसका आयनन विभव का मान उच्च होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, अर्थात तत्व की क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती। कि अगर क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, क्रियाशीलता ज़्यादा होने का मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो उसका आयनन विभव कम होगा, और क्रियाशीलता कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तो उसकी आयनन विभव का मान उच्च होगा। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। अभी वो यहीं से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसको हम समझते हैं आगे कि समझो यहाँ पे जिंक क्या लिखते हो, जेडन, जिंक का प्रथम आयनन विभव का मान उच्च होता है। क्या लिखा है, जिंक का प्रथम आयनन विभव का मान उच्च होता है क्योंकि यहाँ 4s, क्योंकि यहाँ 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान कम होता है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर 3d10 विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखो यहाँ से मैं इसको समझाऊंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर नहीं तब तक ये चीज़ें नहीं आ पाएगी। देखो जिंक, जेडन, अक्रिय गैस क्या आई, आर्गन, 3d10 4s2। सीधी सी बात है कि इसका ये जो कक्षक है वो पूर्ण पूरित है तो स्थायी है। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जब ये पूर्ण पूरित है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये तो बात लिखा है कि क्योंकि यहाँ से 4s से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन, इस कारण से इसके प्रथम आयनन विभव का मान क्या है, उच्च है। लेकिन आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ज़बरदस्ती Zn प्लस कर दिया। अब उस कंडीशन में क्या हो गया, 3d10 4s1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो अब आपको पता है कि अगर 4s से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका विन्यास क्या बचेगा, 3d10, जो पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है। इस कारण से ये 4s से आसानी से, कहाँ से, 4s से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से किसका विन्यास प्राप्त कर लेगा, 3d विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण से इसकी द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये किसका आयनन विभव का मान ज़्यादा हुआ और किसका आयनन विभव का मान कम होगा, ये मुख्यतः आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे दे सकते हो। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना आसानी से होती है उसका आयनन विभव कम होगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना कम होती है उसका आयनन विभव उच्च होगा। क्योंकि कम होगी तो हमें ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा ज़्यादा देंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। इसी को एक और एग्जाम्पल के रूप में अगर समझना चाहें तो कॉपर का ले लेते हैं। किसका लेते हैं, कॉपर के लिए जस्ट उल्टा होगा। देखो क्रोमियम व कॉपर के लिए द्वितीय आयनन विभव का मान उच्च होता है। कॉपर व
सॉरी क्रोमियम व कॉपर के लिए, क्रोमियम व कॉपर के लिए द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि देखो अगर इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे तो इनका विन्यास परिवर्तित हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3d5 व 3d10 से निकलता है। देखो आप यहाँ समझो, क्रोमियम अक्रिय गैस आर्गन 3d5 4s1, कॉपर आर्गन 3d10 4s1। अब देखो यहाँ सवाल में समझना मैंने किसकी बात की है? द्वितीय आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इससे भी आसानी से निकल जाएगा और पहला इलेक्ट्रॉन इससे भी आसानी से निकल जाएगा, अर्थात क्रोमियम और कॉपर के लिए प्रथम आयनन विभव का मान कम होगा। लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 3d5 विन्यास अर्धपूरित होता है और 3d10 क्या होता है? पूर्ण पूरित होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है। इस कारण से इनके आयनन विभव का मान क्या होता है? उच्च होता है। कौन से आयनन विभव का? द्वितीय आयनन विभव का। अगर प्रथम आयनन विभव का मान पूछा जाता तो वो क्या होता? कम होता। अब देखो आगे हम बात करें कि देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में वृद्धि होगी, तो आईपी के मान में कमी होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी के मान में वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, लेकिन 5d व 4d श्रेणी के लिए 5d व 4d श्रेणी के लिए इसका मान लगभग समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ना कि 3d से 4d में 4d का आकार बड़ा होगा, लेकिन 4d और 5d का आकार क्या होता है? समान होता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? समान होता है। इसको आप ऐसे समझो कि जर्कोनियम और ये तो 4d में हो गया, 5d में क्या था? हैफनियम। इनका आकार लगभग क्या होगा? समान। इस कारण से इनकी आयनन एंथैल्पी का मान भी लगभग समान होता है। इसका रीजन सीधा लिख सकते हो, लेंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा होता है। लेकिन वर्ग नंबर 3 वहाँ लेंथेनाइड संकुचन नहीं पाया जाता, तो स्केडियम, एट्रियम, लेंथेनाइड, अगर इनकी बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होगी, तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होगी? कमी। तो स्केडियम की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, एट्रियम की उससे कम, लेंथेनम की सबसे कम। यहाँ ये लागू क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव लागू नहीं होता है। क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन यहाँ नहीं होता। कौन से वर्ग से लागू होगा? वर्ग नंबर 4 से लागू होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे मेन पॉइंट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे परमाणु आकार हो या आयनिक त्रिज्या हो। विशेषकर आयनन एंथैल्पी तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हमें यह आइडिया लग जाता है कि किसका स्थायित्व ज़्यादा होता है और किसका स्थायित्व कम होता है, उसके आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने संक्रमण तत्वों के परमाणु व आयनिक त्रिज्या में जो परिवर्तन होता है, उसके अलावा आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव का अध्ययन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। आप सभी जानते होंगे कि संक्रमण तत्व होते वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो क्यों दर्शाते हैं और कौन सा तत्व कितनी कितनी दर्शाता है, कौन सा नहीं दर्शाता, उन सब के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।